तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अवर चैनल अजब गजब इंग्लिश। मैं आपका दोस्त और मेंटर पीपी भाई आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक अमेजिंग से चैनल अजब गजब इंग्लिश पे। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम साइंस के सारे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स को कवर करने की अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी दौर में हमने 2 चैप्टर पूरे कर दिए हैं केमिस्ट्री के। एक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे। जो चीज़ें हैं, सबसे पहले हम जानेंगे लाइट क्या है, लाइट क्या है, कहाँ से आती है, ये कहाँ से आती है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हम रिफ्लेक्शन कई जगहों पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर में फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। किनके बारे में? स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर भी 2 पार्ट्स के होते हैं। ये होते हैं एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। और उसके बाद इसी के बीच में हम एक चीज़ और भी पढ़ेंगे, रूल्स। क्या पढ़ेंगे? रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। और इसके बाद न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में और उसके बाद साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन के बारे में आज की इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक कवर करने वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम रिफ्रैक्शन के सारे टॉपिक एक ही साथ कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लाइट क्या होता है। लाइट क्या है? जो भी चीज़ हम आसपास, हमारे आसपास अगर हम सराउंडिंग में कुछ भी देख पा रहे हैं तो वो है लाइट के कारण। अगर लाइट नहीं होगी तो सब हमारी आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए लाइट हमारे लिए ज़रूरी है। लाइट दो टाइप में हमारे सामने होती है। ये एक वेव नेचर होता है और इसका, या फिर ये पार्टिकल में होती है। ये ट्रैवल करने के लिए इसके 2 नज़रिए हैं। वेव नेचर में इसकी डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज होती हैं और पार्टिकल नेचर में ये ट्रैवल करती हैं फोटॉन्स में। किनमें? फोटॉन्स में, जिनके बारे में हम डिटेल में, दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में हम +1 में पढ़ेंगे। अगर हमने +1 में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए साइंस स्ट्रीम को चूज़ किया। अगर आपने लाइट के बारे में पढ़ा है तो कई बार आपके मन में ख्याल आया होगा कि लाइट कहाँ से आती है। हमारे लिए एक लाइट का सोर्स है जो है चांद रात के समय में और सूरज दिन के समय में। हमारे लिए ये लाइट का एक सोर्स है। लाइट सोर्स क्या होते हैं? लाइट सोर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। कौन से? ल्यूमिनस सब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट। ल्यूमिनस सब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास उनकी अपनी लाइट होती है, जैसे कि सन, या फिर हम एक और चीज़ कह सकते हैं बल्ब, जो कि आर्टिफिशियल होता है। और वहीं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो उधार की लाइट यूज़ करते हैं। उधार की लाइट यूज़ करने वाले लोग वो होते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं ना, पैसे उधार मांग के हवाबाजियाँ करते हैं, वो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इसी में होते हैं। और इनमें से एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जिसका नाम है मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ तक भेजता है। और ये चीज़ आपने अपने बचपन में अपनी छोटी क्लासेस में जरूर पढ़ी होगी। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ
लाइट, अगर लाइट किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वो बाउंस बैक करती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है व्हाट हैपन्स व्हेन सम लाइट इज इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। क्या होता है जब कुछ लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे? तो इसका आंसर है, जब कोई भी लाइट इंसिडेंट की जाती है किसी ऑब्जेक्ट पे तो सम पार्ट ऑफ द लाइट्स गेट रिफ्लेक्टेड, उसमें से कुछ हिस्सा जो होता है वो बाउंस बैक कर जाता है जहां से वो आया है, जहां कहीं और जगह पे चला जाता है। वहीं पर कुछ पार्ट ऑफ लाइट गेट अब्जॉर्ब्ड, इसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा, या उसको उसकी एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, या किसी चीज के लिए वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा है? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट। ये 3 टाइप के ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इन तीनों में जो डिफरेंस है वो है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो 100% ऑफ लाइट उसको क्या कर देते हैं, खुद में से पास करने के देते हैं। वो जो लाइट होती है वो उनमें से पास हो जाती है। वहीं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट सम पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, वहीं कुछ पार्ट जो होता है वो आर पार हो जाता है। वहीं पे ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सारे जो भी उसके पास लाइट आती है वो उसको 100% ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और 0% लाइट को अपने आप से पास करने देता है। इसी कारण हम देखें तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके हम बीच में से आर पार देख सकते हैं, और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो थोड़े से ब्लरी होते हैं और उनमें से हम अच्छी तरह से नहीं देख पाते। वहीं ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कि हमारे पास कोई भी है, हमारे पास अगर आप टेबल पे पढ़ रहे हो तो टेबल आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके आर पार आप नहीं देख पा रहे हो, उसकी शैडो क्रिएट हो रही है, लाइट उसमें से पास नहीं कर पा रही है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमारे पास दो टाइप की रिफ्लेक्शन देखी जाती है। तो हमारा अगला टॉपिक यही है, रिफ्लेक्शन 2 टाइप की होती है। सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन होती है वो होती है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि एक स्मूथ सरफेस जो बिल्कुल ही स्ट्रेट है, वहां से एक जब लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और वो एक प्लेन होती है जगह। प्लेन मिरर भी आप उसे एग्जाम्पल में रख सकते हैं। इसकी आपको सामने डायग्राम है, जैसे कि ये लाइट हमारे पास आई और वो रिफ्लेक्ट कर गई, सभी इसी मैनर में होगी क्योंकि वो प्लेन है, एक प्लेन है, बिल्कुल प्लेन मिरर है वो, जहां फिर कोई भी प्लेन सरफेस है। और दूसरा जो हमारे पास है वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर जहां कोई प्लेन सरफेस था, वहीं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक रफ सा सरफेस होता है जिसपे अगर एक जगह पे लाइट जाएगी वो किसी और तरफ जाएगी, दूसरी जगह गिरेगी तो वो कहीं और जगेगी। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कितना उबड़ खाबड़ है, असल में इतना नहीं होता है, लेकिन ये आपको पास से अगर दिखाई दें तो ऐसे ही दिखेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट कैसे कैसे बेंड हो रही है अलग अलग दिशाओं में। तो अभी हम बात करते हैं कुछ लॉज ऑफ नेचर, रे नेचर के बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहली बात जो हम सभी जानते हैं कि लाइट है ऑलवेज ट्रेवल इन
स्ट्रेट लाइन। ये कभी भी अपने आप से बेंड नहीं होती है, कभी भी अपने आप से बेंड नहीं होती है। और इसी के साथ हमारे पास एक बहुत ही अतरंगी सतरंगी सा रूल है। इसी के ये एक बड़ा ही अच्छा रूल है। इसमें है कि अगर दो तीन बार या ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है, अपना पाथ रिट्रेस करती है। इसी चीज़ के बारे में आपको मैं डायग्राम से अगली स्लाइड पे समझाता हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ये एक रे ऑफ लाइट जो कि आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसके सामने आ गया एक मिरर। अभी ये इससे रिफ्लेक्ट होके यहाँ जा रही थी और हमने प्लेस कर दिया और एक मिरर, जिससे ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ पहुँच गई। और यहाँ पे हमने जो मिरर रखा वो ऐसे एंगल पे रखा कि ये रे जो इस पे ऊपर इंसिडेंट हुई थी, ये रे 90 डिग्री पे फॉल करेगी। तो जब ये आई ऐसे है और यहाँ पे 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर हो चुकी है, तो ये अपना पाथ वैसे ही रिट्रेस करके जहाँ से आई है वहीं पे वापस चली जाएगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी लॉज के कारण ये सारा चैप्टर टिका हुआ है। और सारे चैप्टर इन लॉज के बिना ये चैप्टर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें देखिएगा आप, सबसे पहले हम आ जाते हैं इस डायग्राम की तरफ। यहाँ पे देखिए कि ये है ए, ये है इंसिडेंट रे। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये सरफेस बी पर इंसिडेंट है और ये है नॉर्मल। नॉर्मल यानी कि जहाँ पे भी इंसिडेंट रे किसी भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है वहाँ से एक परपेंडिकुलर निकलता है जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। और ये नॉर्मल किस काम के आता है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। जब भी इंसिडेंट रे फॉल करती है यहाँ पे, तब ये नॉर्मल से डिवाइड होके सी की तरफ बढ़ जाती है। और यहीं से हमारा पहला लॉ निकलता है कि कौन सा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी आप देखें नॉर्मल किस काम की आती है। जो भी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसे कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल आई। क्या? एंगल आई। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसे कहते हैं हम एंगल आर। और हमें पता लगेगा इससे कि जब भी रिफ्लेक्शन होगी एंगल आई जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा। ये है हमारा पहला लॉ जो कि है रिफ्लेक्शन का। और इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है वो है कि एंगल नॉर्मल के साथ होना चाहिए, ना कि एक दूसरे के साथ। और एक और चीज़ इसमें जो है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये सिर्फ एक ही प्लेन पे होते हैं। प्लेन यानी कि जहाज नहीं होता मेरे दोस्तों, ये होता है जैसे कि देखिए ये है हमारा ग्राफ जिसमें ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। और इसका मतलब ये है कि इसमें इन दोनों में जो प्लेन है, जो यानी कि जो एक्सिस ये यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल भी उसी ग्राफ में होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी उसी ग्राफ में होगी और इंसिडेंट रे भी उसी ग्राफ में ही होगी। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। और चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन प्लेन मिरर, ये है हमारा अगला टॉपिक।
इसमें आप देखिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ, क्योंकि डायग्राम से कोई भी चीज़ समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। सबसे पहले देखिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है उससे हम पहली रे निकालेंगे जो कि सीधा सीधा स्ट्राइक करेगी। ठीक है, इसने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया 0 डिग्री और 0 डिग्री से ही ये वापस आ जाएगी। और जो हम दूसरी रे निकालेंगे वो है यहाँ से, और इससे जहाँ भी स्ट्राइक करेगी वहाँ नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल आई, और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद बनाएगी एंगल आर। यहाँ पे हम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर करके ये एंगल सेम कर लेंगे। और उसके बाद इन लाइन को, ये तो रियल लाइफ में कभी भी मीट नहीं कर पाएंगी, इसीलिए हम इन्हें वर्चुअल लाइफ, जो कि शीशे के उस पार की ज़िंदगी है, उसमें जोड़ेंगे। इन लाइट को हम डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। और ये डायग्राम आपने ध्यान रखना है, अपनी नोटबुक पे अच्छे तरीके से बनानी है। और इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जहाँ पे ये लाइन मीट कर जाएगी हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देंगे, और वही होगा हमारी जगह इमेज की। अब इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो हो कि ये सेम साइज़ की होगी, सेम साइज़ की होगी। जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है वही साइज़ उस तरफ इमेज का भी होगा। और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी कि सेम डिस्टेंस भी होगा, सेम डिस्टेंस भी होगा। जो इसने डिस्टेंस यहाँ पे है, जो डिस्टेंस इसका यहाँ पे है, वही ये इसकी इमेज और मिरर के उस तरफ की डिस्टेंस होगा। यानी कि जितना हम मिरर के दूर खड़ेंगे उतना ही हमारी इमेज मिरर के उस पार दूर दिखाई देगी। उसी के साथ हमारे पास एक और चीज़ है, वो है इरेक्ट। इरेक्ट यानी कि सीधा, यानी कि सीधी इमेज, जो कि सीधी होगी, जिसे हम देखेंगे तो सीधी ही दिसेगी। और एक और प्रॉपर्टी है इसकी, वो है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड यानी कि जो हमारा इस तरफ राइट हैंड लगेगा वो दूसरी तरफ इमेज में वो लेफ्ट हैंड लगेगा, और जो इस तरफ लेफ्ट होगा वो उस तरफ राइट देखेगा। यानी कि उल्टा फुल्टा, जो इस तरफ है वो उस तरफ और चीज़ है, और जो इस तरफ है नहीं, दिखने में वही चीज़ होगी, लेकिन बस साइड अदला बदली हो जाएगी। उल्टा फुल्टा भी नहीं होगा, बस सिर्फ साइड अदला बदली हो जाएगी। और ये इमेज जो होगी वर्चुअल होगी। अभी आपको वर्चुअल और रियल इमेज का डिफरेंस बताते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रियल इमेज। रियल इमेज में क्या होता है कि जो रेज ऑब्जेक्ट से जाती हैं वो रियल लाइफ में रेज मीट करती हैं। ये तो देखिए हमने एक्सटेंड करना पड़ा, फिर जाके ये ऑब्जेक्ट बना, तो इसलिए हम इसे कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वहीं पे रियल इमेज कैसी होगी कि वो लाइट की रेज खुद ब खुद मीट करेंगी, और उस रियल इमेज को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक स्क्रीन की, जिसके ऊपर वो चीज़ प्रोजेक्ट हो सके। रियल इमेज का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हम अगर देखना चाहें तो वो होता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के किसी इमेज को हमें प्रोजेक्ट करने के लिए कोई वाइट दीवार या फिर कोई पर्दा यूज़ करना पड़ता है, जिसी से हम रियल इमेज को देख पाते हैं। और रियल इमेज के साथ एक कॉम्बो पैक आता है। जैसे कि आपके साथ हमेशा आपका बेस्ट फ्रेंड रहता है, वैसे ही रियल इमेज के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहता है। जब भी रियल इमेज हमें देखने को मिलेगी तो आंख बंद करो और वो इमेज इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। और उसी के साथ हमारी जो रियल इमेज का टॉपिक है वो हो गया है समाप्त। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वर्चुअल इमेज जो होती है वो होती हैं जैसे कि रियल लाइफ में जब रेज नहीं मीट करती, रियल लाइफ में रेज नहीं मीट करती,
जब रियल लाइफ में रेज नहीं मीट करती तो ये इमेज वर्चुअल कहलाई जाती है। और वर्चुअल के साथ भी इसका बेस्ट फ्रेंड साथ रहता है कि कहीं रियल इमेज के साथ इसकी लड़ाई ना हो जाए। तो ये होते हैं इरेक्ट, यानी कि ये बिल्कुल सीधी इमेज हमें देखने को मिलेगी। और ये है हमारा वर्चुअल इमेज। अगर किसी को ये क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को पीछे कीजिए, दोबारा से रीप्ले कीजिए उतना पार्ट, और आपको डेफिनेटली ये समझ आ जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? जो कि गोल सरफेस से कोई हिस्सा काट के उसे मिरर के रूप में लाया जाता है, उन्हें कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, ये देखिए सबसे पहला हमारे पास जो टाइप है वो है कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों स्फेरिकल मिरर होते हैं। स्फेरिकल मिरर जो होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है अंदर की तरफ। ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और ये जो होता है, जो मैं पॉलिश कर रहा हूँ, वो होता है पॉलिश सरफेस। यहाँ से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, बल्कि अंदर से एक रिफ्लेक्शन होगी। इसमें जो दो कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ा हुआ होता है और पॉलिश्ड सरफेस अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों की इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे जानना होगा जो इसमें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन आपको फोकस से पास करती हुई दिख रही है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस एक तरफ से ऊपर नीचे का डिवाइड करती है। और ये है पोल, ये वो जगह है मिरर के बीच में जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पास करती है। और इससे थोड़ी सी दूर जाके फोकस, फोकस क्या होता है? ये वो जगह है अगर यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन आएगी तो वो यहाँ से पास करेगी, अगर कोई पैरेलल लाइन आएगी तो यहाँ से पास करेगी। और वहीं कॉन्वेक्स मिरर में ये होता है कि जब भी एक पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस की आती है तो वो फोकस से दिशा लेके डाइवर्ट हो जाती है। और एक और प्रॉपर्टीज जो होती है फोकस की, ये सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पूरा सर्कल का सेंटर जहां से इस छोटे से मिरर के पार्ट को लिया गया है। ये है हमारे कुछ जरूरी टर्म्स। और इसी के साथ हमारे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर से लेके मिरर की पोल तक जो भी डिस्टेंस हमें मिलता है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही सेम चीज़ कॉन्वेक्स मिरर में भी है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अभी हमारा अगला जो है टॉपिक वो है रूल्स। सबसे पहले हमारा जो रूल है, पहला रूल, जिसे आप एनसीईआरटी से देखकर याद करके नोट्स बनाओगे, इसमें अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट मिरर में तो वो फोकस में से पास कर जाएगी, ये थोड़ी सी साइड से हो गई। और अगर ये देखिए यहाँ से ये फोकस में से दोनों पास कर जाएंगी। अगर ये ऐसे रे आ रही है और ये स्ट्राइक फोकस से पास करती हुई मिरर को स्ट्राइक करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स लॉ हैं। ठीक है, रूल्स क्या हैं? इनवर्स हैं एक दूसरे के। और हमारे पास जो तीसरा लॉ है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच से गुजरेगी और मिरर से स्ट्राइक करेगी तो जैसे वो आई थी वैसे ही दबे पाँव वो वापस चली जाएगी। और ये केस कन्वेक्स मिरर में कुछ और है। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट की बीम आएगी तो वो जाती जाती जब भी स्ट्राइक करेगी तो वो फोकस से दिशा लेके और उसी दिशा में दूर चली जाएगी। वैसे ही दूसरी साइड में भी होगा, जब भी ऐसे आएगी तो फोकस से दिशा लेके कहीं दूर चली जाएगी। और इसका
ऑपोजिट जब लाइट यहाँ से आएगी और फोकस की तरफ बढ़ेगी, लेकिन रास्ते में कन्वेक्स मिरर आ जाएगा, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। दोनों में यही होता है। और तीसरा, अगर कोई लाइट ऐसे आएगी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेध में, और वो वैसे ही बिल्कुल जैसे कॉनकेव मिरर में होता है, वो अपना पाथ रिट्रेस करके दबे पांव पीछे चली जाएगी। अभी हम बात करते हैं रे डायग्राम्स के बारे में। अभी हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रे डायग्राम्स। आपके सामने कुछ डायग्राम्स दिख रही होगी, आपने इनका क्या करना है, स्क्रीनशॉट खींच लेना है, या फिर आपने ऐसा करना है अपनी एनसीईआरटी बुक में फिगर 10.7 को ओपन करना है। ये भी बिल्कुल वहीं से उठाई गई है, ये उसी का ही स्क्रीनशॉट है। सबसे पहले हमारे पास है एक ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी से है। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि जो डिस्टेंस मापा ही नहीं जा सकता, इसका मतलब ये है कि लेंथ मिरर बहुत स्मॉल है, लेकिन उसकी रेंज से ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है। वो अगर मिरर की फोकल लेंथ से बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए इसे इन्फिनिटी से कहा जाता है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी जो दूर है तो वो उससे दो रेज आएंगी जो कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस में। वो कॉनकेव मिरर से स्ट्राइक करके फोकस में से पास करेंगी, दोनों की दोनों फोकस पे जाके मीट करेंगी। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे दो रेज मीट करेंगी वहाँ पे ये इमेज बन जाएगी। इस इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये होगी रियल इमेज होगी, और इसी के साथ ये रियल के साथ इन्वर्टेड भी होगी, और इसके साथ एक कॉम्बो पैक ये होगी पॉइंट साइज्ड बहुत ही छोटी देखने को हमें मिलेगी। और आपको मैंने बताया कि ये रियल इमेज है तो इसे देखने के लिए प्रोजेक्टर स्क्रीन की ज़रूरत भी पड़ेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए और बी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है लेकिन इन्फिनिटी से पास है, तो वो अपनी रे फेंकेगा, और रे जाके जब कॉनकेव मिरर को लगेगी तो वो फोकस से पास कर जाएगी, और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से जाएगी और वापस वैसे ही अनडेविएटेड मुड़ वापस चली आएगी, और जो पॉइंट होगा वहाँ पे एक रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये भी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉल साइज्ड होगी। और हमारा जो अगला केस है वो है जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब वो होगा तो वो अपनी पहली रे फेंकेगा कन्वेक्स पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो फोकस में से पास कर जाएगी, और दूसरी रे वे फेंकेगा फोकस में से और जो कि कट कर देगी यहाँ पे, लेकिन हमें इसे नहीं मान। जब ये यहाँ से कट करेगी और ये वापस चली आएगी, वापस आने के बाद जहाँ पे ये दोनों रे स्ट्राइक करेंगी यहाँ पे इमेज बन जाएगी। इस इमेज क्या होगी, सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड भी होगी, और ये फॉर्म करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की वही जगह पे। और हमारा जो अगला केस है वो है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट होगा, तो सबसे पहली जो रे वो फेंकेगा वो होगी पैरेलल रे, और वो फोकस से पास करती हुई पीछे की तरफ चली जाएगी, और दूसरी जो रे फेंकेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा लेते हुए कॉनकेव मिरर में जाएगी और वही अनडेविएटेडली पीछे पहुंच जाएगी, और पीछे जहाँ पे ये पॉइंट पे ये मीट करेंगी जहाँ वहाँ पे ये अपनी इमेज बनाएगी। इस इमेज में हम देखेंगे कि ये होगी लार्ज इन साइज होगी, और इसी के साथ ये इन्वर्टेड भी होगी, उल्टी भी होगी, और ये रियल भी होगी। ये दोनों का कॉम्बो पैक चलता है। अगला जो केस है, अगर हमारी ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखा जाएगा, जब एक ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाएगा तो उसकी इमेज हमें देखने को नहीं मिलेगी। पहली रे जो फेंकेगा वो पैरेलल जाके फोकस से पास करती हुई पीछे चली जाएगी, और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई वापस चली जाएगी,
और ये रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो ये इमेज कभी नहीं बनेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी पे बनेगी। और ये इमेज भी हाईली एनलार्ज्ड होगी और इसी के साथ साथ ये रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। और ये है हमारा छठा केस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पहली जो हमारी रे होगी वो फेंकेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की दिशा लेके कॉनकेव मिरर में, और ये जाएगी और हम इस रे को एक्सटेंड कर लेंगे आगे की तरफ इस रे को हम एक्सटेंड कर लेंगे। और उसी के साथ जो दूसरी रे वो फेंकेगा पोल पे, और पोल पे वो एंगल आई और एंगल आर को इक्वल करते हुए डेविएट होके चली जाएगी, लेकिन वो भी पिछले की तरफ लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। और इसी के साथ हमारे पास देखने को मिलेगी वर्चुअल इमेज। ये एक इकलौता केस है जिसमें कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। ये क्या होती है, लार्ज भी होती है और वर्चुअल भी होती है और इरेक्ट भी होती है, और ये फॉर्म करती है बिहाइंड द मिरर क्योंकि ये वर्चुअल होती है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केसेस के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि इसमें सिर्फ दो ही केस हैं। पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तब इसकी रेज जो आती हैं वो पैरेलल आती हैं, दोनों तरफ से पैरेलल आती हैं और फोकस से दिशा लेके ये डेविएट हो जाती हैं। लेकिन हम इसका पीछे की तरफ इनको एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करने के बाद ये फोकस पे जब रेज मिल जाती है तो वो स्पॉट पे इमेज फॉर्म होती है, और ये जो इमेज फॉर्म्ड हुई होती है ये वर्चुअल होती है, ठीक है। स्मॉल पॉइंट साइज्ड होती है और इसी के साथ ये इरेक्ट भी होती है। तो दूसरा जो हमारा केस है वो इन्फिनिटी से थोड़ा पास है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दूसरी तरफ होने के कारण ये इमेज ऐसे ही ली जाएंगी। और जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाएगा तो ये पहली रेज जो सेंड करेगा वो फोकस से दिशा लेती हुई डेविएट हो जाएगी, और हम इसके पाथ को कर लेंगे रीट्रैक, और दूसरी लाइट रे जो फेंकेगा वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, जो ऐसे ही जाएगी और अनडेविएटेडली वापस आ जाएगी। और जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे एक दूसरे को वहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये इमेज भी स्मॉल इन साइज होगी और उसी के साथ ये वर्चुअल और इरेक्ट भी होगी, ठीक है। इसी के साथ हमारी सारी रे डायग्राम्स समाप्त होती हैं इस मिरर वाले रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक की। इसके बाद हम बात करते हैं मिरर फार्मूला के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं जिसके बारे में आपने रिसर्च करना है, क्योंकि जून की छुट्टियां हो चुकी हैं। सारे इंडिया में ये जून की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो आपके पास इनफ टाइम होता है इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ रिसर्च कीजिए ताकि आपकी मेहनत और ज़्यादा हो सके, और आपको जब इसके बारे में लर्न करें और जब आपकी मेहनत सफल होगी तो आपको दुगनी खुशी होगी। तो हमारे सामने है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में क्या होता है कि इसमें 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 बाय इमेज डिस्टेंस प्लस 1 बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u जो है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, v जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है, f जो होता है हमारा फोकल लेंथ होता है। f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, v इज इक्वल टू image distance and u is equal to object distance। यानी कि ये देखिए ये है मिरर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो होगा ये डिस्टेंस ये होगा u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है हमारी इमेज, ये होगा हमारा v यानी कि इमेज डिस्टेंस, और ये है हमारा फोकस,
ये डिस्टेंस इसके बीच का ये होगी फोकल लेंथ। ये रिलेशन हमारे पास पहले से डिफाइंड है, इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, लेकिन ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हर बार काम आता है और यही एक सही फॉर्मूला भी हमें मिला है। और हमें पता करना हो कि अगर इमेज बड़ी है या छोटी, तो इसमें हमारे काम आएगी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है कि जब m मैग्नीफिकेशन यानी कि m इज इक्वल टू -v/u। -v मतलब जो भी इमेज डिस्टेंस होगा उसके आगे माइनस लगा के और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मैग्नीफिकेशन देखने को मिलेगी। इसमें कुछ याद रखने वाली बात ये है जो कि है हमारे पास टूल्स को हम लिखेंगे अलग कलर से। जो u होगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव, और m अगर बड़ा होगा 1 से तो ये इमेज जो होगी ये बनेगी बिग, यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। अगर m इक्वल होगा 1 के तो ये बनेगी इक्वल या फिर सेम साइज की इमेज। और अगर m 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा यानी कि पॉइंट में होगा तो उसे हम कहेंगे डिमिनिश्ड इमेज। इसमें हमें गौर की करने वाली की क्या बात होगी कि अगर कोई डिस्टेंस -1 आया है या फिर 1 आया है, इसे हम कहेंगे सेम साइज। क्या कहेंगे? सेम साइज। क्यों? हमने साइन इसमें कंसीडर नहीं करना है। अगर कोई डिस्टेंस आया है वो है -2 तो इसे हम कहेंगे कि इमेज बिग है। अगर 2 आएगा तो भी हम इसे बिग कहेंगे। इसे हम 1 से छोटा और 0 से बड़ा कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। और वहीं अगर कोई डिस्टेंस पॉइंट में आएगा 0.45 में मैग्नीफिकेशन अगर आ जाती है तो उसे हम कहेंगे स्मॉल इमेज, ठीक है। ये कुछ बातें थी जो हमने याद रखनी थी, ठीक है। और एक और भी चीज़ हमें बतानी जरूरी होती है कि अगर m आ जाए पॉजिटिव और m आ जाए नेगेटिव, अगर m आ जाए पॉजिटिव और m आ जाए नेगेटिव तो कैसी इमेज बनेगी? अगर पॉजिटिव है तो वो बनेगी वर्चुअल और उसी के साथ साथ उसके फ्री वाला बेस्ट फ्रेंड इरेक्ट। और अगर वो नेगेटिव आएगी मैग्नीफिकेशन तो वो बनेगी इन्वर्टेड और रियल। इसके बारे में लॉजिक बताने का अगर टाइम लगा तो अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपका पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है। सबसे पहले तो आप सभी के लिए 10 सेकंड के लिए तालियां, और पूरे 150 करोड़ रुपया आपको बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारा चैनल पे ये वाली वीडियो हो चुकी है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो कि निकम्मे हैं उनको शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।